नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पर। इससे पहले हमने 7 जून के तीनों शिफ्टों का एनालिसिस कर दिया था और वीडियो भी अपलोड कर दी गई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले सभी एग्जामों के लिए यह प्रैक्टिस सेट बिल्कुल उपयोगी साबित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रस्किन बॉन्ड द्वारा द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक लिखी गई थी। आगे बात करते हैं, रस्किन बॉन्ड को अंग्रेजी उपन्यास के लिए आर्ट्रिज स्टील ग्रो के लिए उन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्हें 1999 में पद्मश्री से और 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। चलिए आगे कुछ लेखक और उनकी पुस्तकों पर बात कर लेते हैं। तो देखते हैं, रस्किन बॉन्ड लेखक हैं, उनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई है, द रूम ऑफ द रूफ और एक लिखी गई है द ब्लू अम्ब्रेला। यह इनकी 2 पुस्तक है। अगले लेखक है झुंपा लाहिड़ी, इनके द्वारा द नेमसेक और इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स, ये 2 पुस्तक लिखी गई है। अगले लेखक है अरविंद अडिगा, इनके द्वारा द वाइट टाइगर पुस्तक लिखी गई है। अगले लेखक की बात करें तो आर.के. नारायण हैं, इनके द्वारा द गाइड और द इंग्लिश टीचर, ये 2 पुस्तक लिखी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 39D के तहत सुनिश्चित किया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिसमें समान कार्य और समान वेतन की बात कही गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करता है दोनों को? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 50, जिसमें 50% न्यायपालिका हिस्सा होता है और 50% कार्यपालिका। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं 50%, जो कि अनुच्छेद 50 से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे कुछ अनुच्छेद दिए हैं उन पर बात करते हैं। अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायत का गठन होगा, और अनुच्छेद 41 इसमें काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 43 की बात करें तो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। अनुच्छेद 43A की बात करें तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात की गई है। अनुच्छेद 44 जो कि समान नागरिक संहिता पर बात करता है, यह इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करें। अनुच्छेद 45 की बात करें जो कि बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 46 की बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST और OBC के शैक्षिक एंड आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात की गई है। इसमें शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ाने की बात की गई है अनुच्छेद 46 में। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 48, इसमें कृषि और पशुपालन का गठन यानी संगठन की बात की गई है। अनुच्छेद 49 की बात करें तो स्मारकों और प्राकृतिक महत्वों के स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण की बात की गई है, यानी जो सार्वजनिक स्मारक हैं उनकी रक्षा करना, इसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 50 जो कि हमने पहले बात कर चुके हैं, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है। अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है अनुच्छेद 51 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पूछा गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु के बाद पहला दयानंद एंग्लो वैदिक यानी स्कूल की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो इसकी स्थापना 1886 में लाहौर में महात्मा हंसराज के प्रयासों से हुई थी। लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। द्रव्यमान m की एक वस्तु को ऊंचाई h तक उठाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो वह कार्य होगा mgh, जो कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में
संरक्षित होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछा गया था वर्तमान में राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संजय शुक्ला, जो कि राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान प्रबंध निर्देशक है। उन्होंने 30 जुलाई 2024 को यह पदभार संभाला था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में किस मोबाइल कंपनी द्वारा और संस्थान द्वारा 6G से भारत को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शोध पर रणनीतिक साझेदारी की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोकिया और भारतीय विज्ञान संस्थान ने इस पर बात की गई है इनके द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में बैंक रेपो रेट 2024 में कितनी थी? तो इस पर बात करते हैं। 8 अगस्त 2024 को क्लियरटेक्स के अनुसार भारत की रेपो रेट 6.50% थी, जो कि 7 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो रेट को 25% अंक घटाकर इसकी रेपो रेट 6.25% कर दी गई थी। वहीं रिवर्स रेपो रेट दर जो कि 3.35 है। आगे बात करते हैं। पूछा गया था मीराबाई के गुरु कौन थे? तो इनका सही जवाब हो जाएगा संत रविदास या रविदास, दोनों एक ही नाम है इन्हीं के। मीराबाई के गुरु का नाम संत रविदास था। रविदास जी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और समाज सुधारक भी रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन करंट जीके में पूछा गया था, जो कि 8 जून की पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। तो बात करते हैं 31 दिसंबर 2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1,57,706। चलिए अगला क्वेश्चन भी करंट जीके से है। पूछा गया था 2024 में भारत और डेनमार्क के बीच पर्यावरण रणनीतिक साझेदारी के लिए किस नदी को बहाल करने के लिए स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वरुणा नदी पर यह प्रयोगशाला स्टार्ट की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था हरित क्रांति का सबसे सकारात्मक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब राज्य पर पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त आयोग, जो कि एक संवैधानिक निकाय है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था किसे ब्रिटिश हिरासत के तहत मृत्युदंड दिया गया था जो आज सभी के दिलों में जीवित है? तो यह कथन भगत सिंह के लिए है। भगत सिंह को जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था लाहौर सेंट्रल जेल में। चलिए बात करते हैं भगत सिंह पर। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र यानी मामले में फांसी दे दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों का स्लोगन क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संकल्प से शिखर तक इनका स्लोगन था। चलिए 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात करते हैं। तो यह 28 जनवरी से 14 फरवरी तक यानी 2025 में उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी भारत के वित्त मंत्री हैं 2024 से। अगला क्वेश्चन रेलवे से जुड़ा हुआ है। रेल बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा रेल बजट पेश किया जाता है। 2024 में रेल बजट केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर क्या होता है? जो कि 1 ओम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश या जन्म स्थान कुछ भी हो? तो यह प्रावधान आर्टिकल 15 के तहत आता है, जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वह कहीं भी घूम सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर
यानी रुद्रा का उद्घाटन किया था, यह किससे संबंधित है? यह भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, काटी बिहू किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह आसाम में मनाया जाता है। काटी बिहू आसाम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो धान की बुआई और रोपाई के अंत का प्रतीक है। इसे कंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है और यह अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा डैश 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 के माध्यम से हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो कि विशेष बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्कूल उद्योग को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। अर्थव्यवस्था में कुल 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। स्कूल उद्योग उनमें से तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था का आधार किस पर निर्भर था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कृषि पर आधारित था। लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी पहले। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह नीति भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा बनाई जाती है। अगली शिफ्ट जल्दी आपके सामने अपलोड कर दी जाएगी, जो कि अभी अभी अपलोड हो जाएगी कुछ ही देर में, क्योंकि दूसरी शिफ्ट का अभी एग्ज़ाम चल रहा है। जैसे ही हमें क्वेश्चन मिलेंगे हम उन पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो ताकि आप हमारी वीडियो को देख सकें और आगे आने वाले एग्ज़ाम में जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानवाधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे NHRC भी कहते हैं, इनके द्वारा मानव अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में आता है? यह क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में एनालिसिस के दौरान बताया था। अगर कल किसी ने वीडियो देखी है तो आज उसका क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो गया होगा। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, एनालिसिस से कल के वीडियो से ही आज एक क्वेश्चन आता है, तो आपका पता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट होता है अगर एनालिसिस करते हैं। तो तभी बोल रहे हैं आपको एनालिसिस ज़रूर करें किसी भी एग्ज़ाम का। तो दल बदल कानून भारत की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में आता है। इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में के द्वारा जोड़ा गया था। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, कब जोड़ा गया था? अगली सीट में यह भी आ सकता है कि इसे कब जोड़ा गया था। तो 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी आंदोलन किस आंदोलन के जरिए शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के द्वारा यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, काती बिहू क्यों मनाया जाता है? इससे पहले आया था काटी बिहू किससे संबंधित है, अभी पूछा जा रहा है काती बिहू क्यों मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है, किसानों द्वारा अपनी खेतों की रक्षा करना और कृषि उत्पादों के अच्छे उगने की कामना करना, तभी काती बिहू मनाया जाता है। काती बिहू आसाम में मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। यह चावल के पौधों को स्थानांतरित करने का समय होता है। इसे कोंगाली बिहू भी कहा जाता है। यह त्यौहार गंभीरता और प्रार्थना का समय होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आसाम किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भूटान और बांग्लादेश के साथ आसाम अपनी सीमा बनाता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जीके क्वेश्चन हल करना चाहते हैं तो आपको
उत्तर पूर्वी भाग को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार और निजी क्षेत्रों में रोजगार को संदर्भित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 16(2), अवसर की समानता यानी अवसर की उपलब्धता के बारे में बात करता है अनुच्छेद 16। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के बाद भारत का राज्य बनाया गया था? तो संविधान यानी सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए संविधान के 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा पारित किया गया था। 16 मई 1975 को सिक्किम औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का प्राइवेट पोर्ट मुंद्रा पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात के कच्छ जिले में यह पोर्ट स्थित है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 की क्रांति किससे शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मालाबार तट किन राज्यों के बीच स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल और कर्नाटक के बीच मालाबार तट स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पश्चिम घाट की किस जगह से किसी जगह तक फैला हुआ है? यानी पश्चिम घाट किस जगह से किस जगह तक फैला हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम घाट भारत के पश्चिम तट पर गुजरात से लेकर दक्षिण में केरल तक फैला हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये कुछ नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जैसे गंगा, हुगली, पद्मा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, बराक, सुरमा, मेघना, इंद्रावती, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, कृष्णा, कावेरी, बाणगंगा, चंबल, बनास, काली, सिंध, गंभीरी। यह सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चंबल जिसकी सहायक नदियां हैं बनास, काली सिंध और गंभीरी, ये सभी की चंबल की सहायक नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजय मोहन क्वात्रा, जिन्होंने जुलाई 2024 में विक्रम मिस्री विदेश सचिव होंगे। सॉरी पूछा गया है, भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? जुलाई 2024 से विजय मोहन क्वात्रा की जगह ली है विक्रम मिस्री, जिसे विदेश सचिव होंगे, यानी अभी विदेश सचिव है विक्रम मिस्री। चलिए आगे बात करते हैं। तो आज यही तक अंतिम क्वेश्चन था। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं एनटीपीसी के, तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा आने वालों के लिए। अगर जो भी एग्ज़ाम हो जाता है तो आपको कमेंट में बता देना है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे आने वाले अगले परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रह सके। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।